वक्फ बिल की चर्चा तो चारों तरफ है। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? पर क्या आपको पता है इस बिल में संशोधन और क्या बदलाव किए गए हैं? साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि वक्फ बिल पर नीतीश कुमार और नायडू की मांग बीजेपी क्यों नहीं ठुकरा पाई। आखिरकार कई दिनों के विरोध के बाद लोकसभा में वक्फ बिल पेश हो गया। हंगामा हुआ पर पास हो ही गया। इस बिल पर 12 घंटे चर्चा हुई और रात को 2 बजे इसके लिए वोटिंग हुई। वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। इस बिल के पक्ष में 288 वोट आए और विरोध में 232 वोट मिले। यहां से पास होकर ये राज्यसभा जाएगा और जल्द ही ये लागू भी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये वक्फ बिल है क्या? वक्फ यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ये केंद्र सरकार का अधिनियम 1995 में बदलाव के लिए लाया गया एक प्रस्ताव है। इसे अगस्त 2024 को लोकसभा में पारित किया गया था। इस बिल का उद्देश्य है वो ये है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका सही से प्रबंधन किया जाए। उनकी पारदर्शिता और दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सख्त नियम हैं वो सरकार को बनाने थे, इसलिए ये विधेयक लाया गया। वक्फ का मतलब है मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई संपत्ति, जिसको वक्फ बोर्ड संभालता है। अगर देश की बात करें तो देश भर में करीब 30 इसके लिए स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। वक्फ बिल में सरकार कुछ नए बदलाव करने जा रही है, जिसको लेकर देश के मुसलमान और विपक्षी पार्टियों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब पॉइंट ये है कि सरकार वक्फ कानून में संशोधन क्यों कर रही है, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो देखिए, वक्फ एक्ट 1995 में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य जो वक्फ बोर्डों के कामकाज हैं उनमें पारदर्शिता लाना है। उनका मैनेजमेंट है वो और ज्यादा प्रभावशाली बनाना है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के ज्यादातर सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन अब ये जो नया बिल आ रहा है इसमें सरकार इनको नामांकित करेगी, मतलब ये सरकार के तहत नामांकित होंगे। इसके अलावा इस बिल में और जो खास बातें हैं उनका भी हम ब्यौरा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण है, मतलब अब तक बहुत सारी वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनका पंजीकरण करना, उनका सही मूल्यांकन। देखिए, पंजीकरण हो जाएगा तो सही मूल्यांकन भी आंका जाएगा। जैसे हम कोई जमीन लेते हैं, घर लेते हैं, तो उनका पंजीकरण मतलब रजिस्ट्री करवाते हैं, तो वहां पर रजिस्ट्री या पट्टा जो भी आप बोलते हैं, वहां पर उसका सही मूल्यांकन भी आंका जाता है कि ये संपत्ति आखिर है कितने रुपए की। तो ये सब अब इसके लिए मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य होंगे। अब इस पर सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने से संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो पाएगा, इसलिए यह संशोधन अब जरूरी हो गया है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस बिल में अब क्या बदलाव और क्या संशोधन किए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ही है। देखिए, पहले संशोधन की बात करें तो इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को जिला कलेक्टर के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा, जैसा मैंने अभी इसका बताया आपकी, इससे सही वैल्यूएशन का पता चलेगा। देखिए, जिले में जिला कलेक्टर से पंजीकृत करवाने से इनकी सही स्थिति का आकलन होगा, इनकी सही कीमत का आकलन हो पाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सही कीमत का भी पता नहीं था, आकलन कौन करता? कोई नहीं करता।
अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें गैर मुस्लिम लोग भी इस बोर्ड के सदस्य होंगे। जो नया बिल है उसके अनुसार वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य अब सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे। इसमें गैर मुस्लिम लोग भी बोर्ड के सदस्य बन पाएंगे और कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। देखिए अभी तक क्या था, इस बोर्ड में जो भी सदस्य होते थे वो मुस्लिम ही होते थे, लेकिन अब ये संशोधन इसमें जोड़ा गया है कि गैर मुस्लिम मतलब कोई भी हो सकता है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म और देश में चलते वो सरकार नामांकित करेगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो भी गैर मुस्लिम हो सकता है, यह भी एक बड़ा संशोधन है। इसके अलावा इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो महिलाओं की भागीदारी होने को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस बिल में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी होनी चाहिए ताकि समुदाय में समानता और प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित किया जा सके। अब जो सबसे बड़ी बात है, मुद्दे की बात, उस पर आते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति आई कहां से, क्या है इसका राज। देखिए इस्लाम में कोई भी व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है, इसमें हम ईश्वर या अल्लाह किसी का भी नाम ले सकते हैं, तो इसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कितने भी रुपए हो सकते हैं, जमीन जायदाद, बेशकीमती हीरे जवाहरात, कुछ भी हो सकता है। तो वो जब कोई भी बंदा ईश्वर या अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड को दे देता है तो उसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। और सबसे बड़ा सोर्स जो है प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड के पास आती है या आई है वो ये ही है। इस संपत्ति को क्या कहते हैं? इस संपत्ति को अल्लाह की संपत्ति कहते हैं कि हमने इसे दान कर दिया और ये अल्लाह की संपत्ति है। वो आदमी अब उस प्रॉपर्टी को दोबारा से ले नहीं सकता, मतलब ये अपरिवर्तनीय होती है। मतलब एक बार अगर आपने वक्फ बोर्ड को दे दिया तो ये परमानेंटली उनकी हो जाएगी। हालांकि आप प्रॉपर्टी वक्फ करते समय ये बोल सकते हैं कि इसका यूज कहां कहां होगा, किस तरह के कामों में होगा, जैसे हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, या जो गरीब लोग हैं उनसे इसकी सहायता करना। इस सारे प्रोसेस को वकीफा कहते हैं। मतलब आपकी संपत्ति का यूज कहां करे बोर्ड, ये एक प्रोसेस है, इसको ही वकीफा कहते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि भारत में ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी पर मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, यतीम खाने यानी मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथालय खुली हुई हैं। कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी है या फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अगर हम बात करें देश में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी भूमि है। अगर टोटल भूमि की बात करें तो 9.4 लाख एकड़ में ये फैली हुई है। इतना क्षेत्रफल है कि दिल्ली जितने 3 बड़े शहर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसाए जा सकते हैं, जिनकी अगर कीमत की बात करें तो अनुमानित जो कीमत है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए है। हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार में तो वहां पर 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण, मतलब जो एक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है उनका नियंत्रण लगभग 200 लोगों के हाथों में होता है। मतलब एक बोर्ड को लगभग 200 लोग मिलकर चलाते हैं। इन सभी संपत्तियों, जो भी आपको संपत्ति बताई है, इनका जो प्रबंधन है वो वक्फ का सक्षम अधिकारी की ओर से नियुक्त मुतवल्ली होता है, वो करता है। अब मैं बात करूं कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें 33,056 दरगाह है, मजारे, मकबरे, और इसके अलावा वक्फ बोर्ड के पास 1,40,000 संपत्तियां खेती करने योग्य यानी किसानी के लिए भी हैं। इन संपत्तियों में 1,49,951 संपत्तियां कब्रिस्तान की भी हैं। तो इस तरह से जो ये वक्फ बोर्ड है इसका सारा जो प्रोसेस है, किस तरह से इनके पास ये इतनी संपत्तियां आई, आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हमने एक एक करके आपको बताई है कि संशोधन कैसे होगा, किस किस तरह के संशोधन हो रहे हैं, इतनी संपत्ति इनके पास आई कहां, यूज कैसे होता है, रिसोर्सेज क्या है, अब क्या होने वाला, सारी की सारी चीजें बता दी। फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
बाकी इसी तरह की डेली एनालिसिस वीडियो आपको मिलते रहेंगे बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर। यूट्यूब में अभी सर्च करें बीएन हिंदी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये पता चल सके कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, इसके पास संपत्तियों का सोर्स क्या है, सरकार ने अब क्या क्या बदलाव किए हैं। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। आप खबरें नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।